नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा आज का टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी के जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन, साथ ही साथ वर्णात्मक क्वेश्चन जो आपके 4 अंक के आते हैं और बहुविकल्पी का प्रश्न जो 1 अंक का आता है। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग आपस में पर चर्चा करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को हल करने के पूर्व आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं पर डे की तरह अपने टॉपिक को। तो ध्यान दें, पहला हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी। जरा उसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती बच्चों, और इसकी शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत 1688 के आधार इसे कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में। पहले औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हो रही है कहाँ की जा रही है? इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। तो और यह शुरुआत के साथ कहा जा सकता है औद्योगिक क्रांति में तमाम चीजों का परिवर्तन भी दिखाई देता है। जैसा कि प्रश्नों के आधार पर देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ की जा रही है? इंग्लैंड के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग 1911 में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? अधिकांश योग 1911 के अंतर्गत देखा जाए तो कहाँ ज्यादा उद्योग भारत के किस स्टेट में स्थापित हुए थे? तो वह विकल्प क्या दिया गया है? बिहार और सिंध प्रांत, बंगाल और बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास और पंजाब। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बंगाल और बंबई के क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश उद्योग हमारे यहाँ जो भी उद्योग लगे, अधिकांश उद्योग इन्हीं राज्यों में, किन राज्यों में? कहाँ? बंगाल और बंबई में स्थापित किए गए थे। और महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां भी ये थी। और ये भी याद रखिएगा, बिहार का पूरे राजनीतिक कहा जाए कि औद्योगिकरण के युग में, या कहा जाए कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और जहां तक राजनीतिक रूप से अंग्रेज से तोड़ने का भी प्रयास किए और काफी इस पे जनसंघर्ष भी हुआ। जैसे 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न के मूल नेचर पर हम लोग पहुंचे तो अधिकांश उद्योग जो स्थापित हो रहे हैं कहाँ? बंगाल और बंबई। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर, ग्राइप वाटर ने जो एक कैलेंडर बनाया था, इस कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर, जो ग्राइप वाटर का कैलेंडर बना, उस पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णुधन, देवी लक्ष्मी। तो विकल्प क्या देख ही रहे हैं। तो यहां पर इस कैलेंडर पर, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर बाल कृष्ण का चित्र बना था। किसका चित्र बना था? बाल कृष्ण का चित्र बना था। ग्राइप वाटर कैलेंडर पर बाल कृष्ण का चित्र बना हुआ था।
बढ़े अगले प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1911 में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित हुए बच्चों? तो कहाँ स्थापित हुए थे? बंगाल और बंबई के क्षेत्रों में। अब 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो याद करिएगा, रखिएगा, बाल कृष्ण का। किसका था? बाल कृष्ण का। आगे के प्रश्नों को देखा जाए, किसका था? बाल कृष्ण का। बाल कृष्ण का चित्र अंकित था, बाल कृष्ण का। विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? तो भारतीय उद्योगों के अंतर्गत देखा जाए तो भारत के अंतर्गत जो उद्योग ज्यादा प्रभावशाली थे वह बच्चों कौन थे? विकल्प में देखें, जूट और कागज, सूती और रेशमी कपड़े, जेवरात और हस्तशिल्प, बर्तन और कार। तो यहां देखेंगे सूती और रेशमी कपड़े। भारत विश्व बाजार में भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों में जिनका बोलबाला था वह कौन कौन थे? सूती और रेशमी कपड़े। सूती और रेशमी कपड़े का भारतीयों पर एक कहा जाए तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। इनका पूरी तरह से दस्तकारियों के क्षेत्र में कहा जाए तो पूरी तरह से वर्चस्व बोलबाला था। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? 1912 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो 1912 में जे.एन. टाटा ने जो पहला लौह इस्पात स्थापित किया वह था जमशेदपुर। कहाँ था? जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया। और कौन किया? जे.एन. टाटा ने। अगला प्रश्न है, गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स थे क्या? या बच्चों गिल्ड्स व्यापारियों का संगठन था। शेयर के अंतर्गत गिल्ड्स क्या था? एक व्यापारियों का संगठन था और नायकों का संगठन नहीं था, विद्वानों का नहीं। उत्पादों, यह एक व्यापारियों का संगठन था जो उत्पादन और वितरण पर या हानि और लाभ के संदर्भ में, शेयर के संदर्भ में आज की बातें करता था। तो गिल्ड्स क्या है? व्यापारियों का एक संगठन है। अगला प्रश्न आपका है, फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? फ्लाइंग शटल हवाई जहाज का एक यंत्र है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक आंतरिक कहा जाए औजार है। फ्लाइंग शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। तो याद रखिएगा, वह फ्लाइंग शटल हमारा क्या है? एक यांत्रिक औजार है। यह क्या है? एक औजार है। और यह औजार किससे चलता है? यह औजार रस्सियों पुलियों के जरिए चलता है। किसके सर? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलाया जाता है। यह औजार रस्सियों और पुलियों के जरिए चलाया जाता है। तो रस्सियों और पुलियों के जरिए यह चलाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? पहला प्रश्न है, बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई?
तो बंगाल में पहली जूट की जो पहली मिल बंगाल में शुरू हुई, जूट की जो पहली मिल बंगाल में शुरू हुई, वह शुरू हुई थी है बच्चों 1855 में। 1855 में पहली जूट, कौन सी पहली जूट जो शुरू हो रही है, कब? 1855 के अंतर्गत पहली जूट मिल स्थापित की गई। गिल्ड्स किस प्रकार के कार्य करते हैं? यहां ध्यान दीजिए, गिल्ड से संबंधित अभी आया था प्रश्न व्यापारियों से। अब यहां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए गिल्ड्स किस प्रकार के कार्य करते हैं, इनके कार्य क्या है? गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते हैं। उत्पादक करने वाले उन कारीगरों को गिल्ड्स क्या करते हैं? पहला कार्य इनका है प्रशिक्षण देना। क्या करना? प्रशिक्षण। उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, कहने वाले प्रशिक्षण देते हैं। अगला है प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते समय। गिल्ड्स का यह भी कार्य है कि स्पर्धा जो चल रही है और उसका जो मूल्य तय करते समय व्यवसाय में नए लोगों को रोकते थे। इस व्यवसाय में आने के लिए नए लोगों को रोका जाता था। तो दूसरा इनका गिल्ड्स का पहला कार्य उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण करते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को क्या करते थे? नए लोगों को रोकते थे। इस व्यवसाय में नए लोगों को लाने से रोकते थे। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। उत्पादन पर क्या करते थे? नियंत्रण, अर्थात उपयोग सभी। तो गिल्ड्स के कार्य याद रखिएगा, उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देना पहला काम। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनका काम था प्रशिक्षण देना। क्या था? उत्पादक का काम क्या था? प्रशिक्षण देना। क्या काम था? प्रशिक्षण देना। किसको देते थे? कारीगरों को। उत्पादक के जो उत्पादन करते थे ऐसे कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। किसके द्वारा? गिल्ड्स के द्वारा। और प्रतिस्पर्धा और मूल्य करते समय इस व्यवसाय में दूसरा कार्य था, इस व्यवसाय के अंतर्गत इस व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोका जाना, नए लोगों को आने से रोकना। दूसरा काम था नए लोगों को आने से रोकना। तीसरा उत्पादकों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण देना, नए लोगों को रोकना। और तीसरा था उत्पादकों पर नियंत्रण रखना। जो उत्पादन किए जाते थे उस उत्पादकों पर इनके द्वारा क्या रखा जाता था? नियंत्रण रखा जाता था। यह सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? यह सारे कार्य गिल्ड्स के थे। यह सारे कार्य किसके थे बच्चों? गिल्ड्स के थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ की गई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है कलकत्ता में किस पूंजीपति ने, कलकत्ता का कौन पूंजीपति, कलकत्ता में किस पूंजीपति ने, कलकत्ता में किस पूंजीपति ने पहली बार जूट मिल को स्थापित किया? कलकत्ता में पहली बार कौन सा ऐसा उद्योगपति था जिसने पहली बार जूट मिल को क्या किया? स्थापित किया। और जो स्थापित किया वह था कौन? उरिकानाथ टैगोर, दिनसा पेटिट, जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा। तो यहां बच्चों लिखा भी गया उत्तर। देखिए यहां पहला भारतीय जूट मिल जिस उद्योगपति के द्वारा स्थापित किया वह थे सेठ हुकुमचंद। पहली
भारतीय जूट मिल को, कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल को जिसने स्थापित किया वह थे कौन? सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद के द्वारा पहली जब भारतीय जूट मिल स्थापित की गई, पहली जब जूट मिल स्थापित की गई। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों पर। ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी, इन कंपनी के बुनकरों पर निगरानी और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें कहा जाता था, यहां पर ध्यान दें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर, जो कपड़े को बुनने का काम, बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता को बनवाए रखने के लिए, कि कहीं इसकी गुणवत्ता में कमी न हो, इन पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए बच्चों यहां की ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किया। क्यों तैनात किया? बुनकरों के पर निगरानी रखने के लिए इनके द्वारा क्या तैयार किया जा रहा है? वेतनभोगी कर्मचारी तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, याद रखिएगा, निगरानी रखने के लिए तथा माल इकट्ठा कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें कहा जाता था गुमास्ता। जिन्हें बुनकरों पर निगरानी करने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी बनाया गया, उसे कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहा जाता था? गुमास्ता। क्या कहा जाता था? गुमास्ता। तो क्लियर हो गया, कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर रहा जा रहा, एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया जा रहा, जिसका नाम रखा गया गुमास्ता। क्या नाम रखा गया? गुमास्ता। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया? तो बंबई में बच्चों पहला कपड़ा मिल जब जो खोला गया है वह 1854 ईस्वी में। कब खोला गया? 1854 ईस्वी में पहला बंबई में कपड़ा मिल खोला गया। अगले प्रश्न को देखा जाए। 1940 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? इंग्लैंड का कौन सा ऐसा उद्योग था जो सबसे बड़ा उद्योग में तब्दील हो गया था? तो वह उद्योग था कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग में तब्दील हो चुका था। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़े उद्योग में के रूप में स्थापित हो चुका। तो पहली जूट मिल कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद। पहली जूट मिल कहां? कलकत्ता में। किसके द्वारा? सेठ हुकुमचंद। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, इनकी गुणवत्ता की जांचने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था गुमास्ता। बंबई में पहला कपड़ा मिल जब कब खुला? तो बंबई में पहला कपड़ा मिल बच्चों 1854 में। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो वह था 1840 तक जो सबसे बड़ा उद्योग बना वह था सूती वस्त्र उद्योग। कौन था? सूती वस्त्र उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और यह भी ध्यान दीजिएगा,
इस सामाजिक विज्ञान के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, बहुविकल्पी के प्रश्न थे। अब आपका जो क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है वर्णनात्मक क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का, कितने अंक का होगा बच्चों? 4 अंक का। और यहां देखें है क्या कर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने, महिला मजदूरों ने, महिला कर्मियों ने स्पिनिंग जेनी, कौन सी? स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? स्पिनिंग जेनी मशीन पर इंग्लैंड की महिलाओं ने हमला क्यों किया? क्या है स्पिनिंग जेनी? तो बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स ने, क्या नाम है इनका? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में एक कताई मशीन, जिसका क्या नाम है? स्पिनिंग जेनी बनाई। तो क्लियर हो गया, स्पिनिंग जेनी है क्या? स्पिनिंग जेनी एक कताई मशीन है। क्या है स्पिनिंग जेनी? क्या है? एक कताई मशीन है जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया। कब? 1764 में। अब बात आई इस पर हमला क्यों किए? बनाया तो गया, बनाई। अच्छा, इसके बन जाने से, इस मशीन की स्पिनिंग जेनी जो कताई का काम करता था, इसके बन जाने से कताई की प्रक्रिया क्या हो गई? तेज कर दी। इस मशीन से बन जाने से कताई की प्रक्रिया तेज हुई, और मशीन है तो निश्चित है कताई की प्रक्रिया तेज हुई। वहीं दूसरा है कि मजदूरों की जो मांग बढ़ी रहती थी, वह मांग क्या हो गई? घट गई। भाई मशीन आ गया, मशीन से जहां कताई की प्रक्रिया, प्रोसीजर बढ़ गए, तेज हुए, वहीं मशीन की वजह से जहां ज्यादा मजदूर लगते थे, उन मजदूरों की मांग क्या हो गई बच्चों? कम हो गई, क्योंकि मशीन आ गया। जहां 10 आदमी वहां एक मशीन बराबर था, तो मजदूरों की मांग क्या हो गई? घटा दी गई। एक ही पहिया घुमाने वाले एक मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था, और एक साथ कई धागे निकलते थे। हमने कहा कि जो 10 लोग करते थे, वो काम कौन करने लगा? सारांश, एक मशीन के माध्यम से। और मशीन के माध्यम से जब होने लगा तो स्वाभाविक है कि मजदूरों की मांग कम होने लगेगी, कर्मियों की मांग कम होने लगी। और अब पहिया घुमाने वाला एक मजदूर ही सारी तकलियों को घुमा देता था, और जो तकलियां लगी रहती, जिसे धागे बनाए जाते थे, वह कई धागे बनाने लगते थे। एक धागे ही नहीं, कई धागे एक ही साथ बन रहे थे, और संख्या भी कम हो गई। महिलाओं ने स्पिनिंग इंजन का विरोध किया। और विरोध किया, क्यों किया? यही प्रश्न है, क्यों किया? क्योंकि इसके प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका थी। प्रश्न क्या था? स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? किसने किया? महिलाओं ने। क्यों किया महिलाओं ने इस पर मशीन? तो कारण पढ़ाइए। महिलाओं ने स्पिनिंग इंजन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसका प्रयोग करने से बेरोजगारी बढ़ने की क्या थी? आशंका थी कि लोग छुट्टी हो जाएगा। जहां इतने इतने लोग वर्क करते थे, अब मशीन अकेले वह काम कर रही, और इससे उन्हें यह आशंका थी कि बेरोजगारी बच्चों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब इन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया
तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जब यह मशीन आई तो हाथ से ऊन काटने वाली जो भी औरतें थी इन मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम क्या हो गया, छिन गया। जो हाथ से उनको काटती थी, जो हाथ से बनाती थी, उनका काम छिन गया और शारीरिक श्रम की मांग घटने से बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई। जब शारीरिक रूप से काम नहीं मिला, श्रम घटने लगा, तो बहुत सारी औरतें क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। इसीलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले कर दिए। बात क्लियर हुआ। पहला प्रश्न था कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। तो स्पिनिंग जेनिंग याद रखिए, यह क्या है, स्पिनिंग जेनिंग कताई की मशीन है और 1764 में हरग्रीव्स ने इसको बनाया और इसके बनाने के बाद इसके कार्य करने से, इसका उत्पादन करने की प्रक्रिया जब तेज हुई तो ज्यादा कर रहा था और यहां यह भी हुई कि उत्पादन भी ज्यादा कर रहा है और जहां एक कताई करने में ज्यादा से ज्यादा लोग लगते हैं, इस मशीन की वजह से एक ही व्यक्ति उसे घुमा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना शुरू किया। अब श्रमिकों की जो आवश्यकता बच्चों होती थी वो घटने लगी। अब घटने की वजह से लगने लगा कि हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं और छीनने की वजह से पहला आया कि उन्हें आशंका हो गई हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब इस बेरोजगारी से बचने के लिए इन्होंने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला किया और इसके शुरू होते से ये भी ध्यान दिए, हाथ से ऊन काटने वाली औरतों को ने भी इन मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। भाई छिनना स्वाभाविक था। जहां एक कार्य के लिए 10-10 लोग लगते थे, वहां एक मशीन उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में आ गई, उनकी आवश्यकता नहीं, तो उनके काम क्या हो गए, छिनने लगे और शारीरिक श्रम की मांग घटने से बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई और इसलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी के पर हमले करने शुरू कर दिए। तो क्लियर हो गया, ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, क्यों किया गया। क्यों किया गया, दूसरे प्रश्न को देखें जरा। इसमें कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करिए। 4 अंक का है, वर्णनात्मक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 4 अंक का वर्णनात्मक क्वेश्चन है कि कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करिए। 4 इनके कौन प्रमुख आविष्कार जो कपड़े उद्योग को काफी स्तर पर ऊंचा पहुंचाए, काफी उनकी मांग हुई। तो पहला जो था वह फ्लाइंग शटल। क्या था, फ्लाइंग शटल। और फ्लाइंग शटल जॉन के ने, इनका क्या नाम, जॉन के ने 1733 ईस्वी लंकाशायर इंग्लैंड में इस यंत्र का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटर का आविष्कार कौन किया बच्चों, याद रखिएगा, 1737 में लंकाशायर में अर्थात इंग्लैंड में जॉन के ने किया। जॉन के ने किसका आविष्कार किया, फ्लाइंग शटल का। और कपड़ा उद्योग में इनके आविष्कार से कपड़ा उद्योग बढ़े हैं, जिसकी सहायता से, इस फ्लाइंग शटल की सहायता से जुलाहे से तेजी से काम करने लगे और सूत की मांग बहुत बढ़ गई। जुलाहे लोग किसका क्या करने लगे, इस की सहायता से, इस फ्लाइंग शटल की सहायता से जुलाहे तेजी से और काम करने लगे और सूत की मांग
बहुत बढ़ गई। तो सूत की मांग बढ़ गई, अर्थात कपड़ा उद्योग को एक कहा जाए इस फ्लाइंग शटल के आविष्कार से एक नया क्षेत्र मिला और कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने का एक बहुत बड़ा सहायक बना। और वह सहायक जब भाई जुलाहों से तेजी से काम करने लगे और सूत की मांग बढ़ गई तो कपड़ा उद्योग का क्रांति होना, कपड़ा उद्योग की मांग का बढ़ना स्वाभाविक था। दूसरा है स्पिनिंग जेनिंग, जिस पर अभी अभी चर्चा की है। स्पिनिंग जेनिंग हरग्रीव्स ने 1765 में इस यंत्र का आविष्कार किया और इसकी सहायता से तेजी से सूत काता जाने लगा। क्या यहां देखिए, फ्लाइंग शटल से जुलाहे तेजी से काम करने लगे और स्पिनिंग जेनिंग से तेजी से सूत काता जाने लगा। सूत के काटने की कद क्या हो गई, तेजी से काता जाने लगा। स्पिनिंग जेनिंग में सेवरा तकवे एक ही पहिया के घुमाने से चलते थे, जिनकी सहायता से 8 सूत लगभग एक साथ वर्क करते थे। कहने का मतलब कम मजदूरी पर, कम श्रम पर एक ही पहिया घुमाने से 8 सूत एक साथ काटे जा सकते थे। इससे कहा जाए तो कपड़ा उद्योग में यह भी एक स्पिनिंग जेनिंग फ्लाइंग शटल की तरह एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फ्लाइंग शटल क्या था, जानके ने इसका निर्माण किया। स्पिनिंग शटल जेनिंग हरग्रीव्स के द्वारा आविष्कार किया गया, जो तेजी से सूत काटे जाने वाली एक मशीन के रूप में आई। तीसरा आपका है स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम, इसका निर्माण 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन निकाली। स्पिनिंग फ्रेम नामक बच्चों क्या निकाली, एक मशीन निकाली और जो जल शक्ति से चलती थी। स्पिनिंग फ्रेम की विशेषता क्या थी, यह जल के शक्ति से, जल के पावर से, वाटर पावर के रूप में चलती थी, जल शक्ति के रूप में चलती थी। अब हाथ से सूत काटने की आवश्यकता नहीं रही। स्पिनिंग फ्रेम से जो अब तक हाथ से सूत काटा जाता था वह व्यवस्था समाप्त हुई और उसके स्थान पर सूत काटने की अब जल शक्ति से चलने लगी और हाथ से, किससे चलने लगी, जल शक्ति से चलने लगी। हाथ से सूत काटने की आवश्यकता नहीं थी। अगला म्यूल, 1779 में क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन बनाई। कौन सी मशीन, क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन बनाई और जिसमें बारीक सूत अधिक परिमाण में निकलने लगे। तो बारीक सूत बनाने की जो नई टेक्निक दी वह किसने दिया, म्यूल ने। और उसका 1700 में क्रॉम्पटन ने, कौन दिया, क्रॉम्पटन ने दिया। और किस मशीन के द्वारा बारीक सूत निकाले गए, म्यूल मशीन के अंतर्गत इसके तहत बारीक सूत निकलने लगे। तो इनके आविष्कार से कपड़ा उद्योग को, इन चीजों का जो आविष्कार हुआ इनसे कपड़ा उद्योग में एक क्रांति आई। कौन कौन से आविष्कार, पहला फ्लाइंग टसर, फ्लाइंग शटल। जानके ने जब फ्लाइंग शटल बनाई, इससे क्या हुआ, जुलाहे तेजी से काम करने और सूत की मांग बढ़ गई। बहुत तेज काम करने लगे और सूत की मांग अपने आप बढ़ने लगी। स्पिनिंग जेनिंग से क्या हुआ, तेजी से सूत काटा जाने लगा, मशीन थी। और जहां कई लोग लगते थे सूत काटने में, अब स्पिनिंग जेनिंग में 16 तकवे एक ही पहिए से, 16 जहां वेविंग बनी थी, जहां कहने का मतलब तकवे मतलब जहां से सूत घुमाए जाते थे, जो 16 लगे थे, एक ही व्यक्ति उसको घुमाता था तो 16 तकवे अपने आप घूमते चले जाते थे, जिनकी सहायता से 16 से 8 सूत एक ही बार में निकलना शुरू हो गए। इससे भी कपड़ा जगत में क्रांति आई। स्पिनिंग फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की फ्रेम नाम मशीन जो जल शक्ति के साथ चलती थी। अब हाथ से चलाने की आवश्यकता भी नहीं रही, हाथ से काटने की जरूरत भी नहीं, जल शक्ति के पावर से चलती थी। और अगला है म्यूल। म्यूल 1779 में क्रॉम्पटन ने म्यूल
नामक एक मशीन बनाई जिससे बारीक सूत निकलना शुरू हो गया। कौन सा सूत? बारीक सूत निकलना शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखें, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण क्या हैं? औद्योगिकरण के विकास में औद्योगिकरण जो आया उसके विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण, औद्योगिकरण का होना या उसके विकास का होना, सबसे कारण क्या हुआ जो औद्योगिकरण हुआ? तो पहला था अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां। पहला क्या था बच्चों? अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां। पहला क्या था? अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां। औद्योगिकरण का सबसे पहला कि हमारी राजनीतिक परिदृश्य हमारे क्या हो? बिल्कुल अनुकूल थे। औद्योगिकरण के विकास से किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों का सहायक होना अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिकरण के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, प्राकृतिक साधनों के अभाव में औद्योगिकरण आ ही नहीं सकता। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण का विकास हुआ। जितना प्राकृतिक साधन होंगे और उपभोग करने की जितनी मशीनी हम उत्पादन करेंगे उसी के फलस्वरूप औद्योगिकरण आएगा। प्राकृतिक साधन के अभाव में औद्योगिकरण हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से भी औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक साधनों से ही औद्योगिक विकास संभव हुआ। किससे? लोहा और कोयला से ही औद्योगिक विकास बच्चों संभव हुआ। आगे औद्योगिकरण के लिए क्या हुआ कि भाई सबसे पहली चीजें क्या होनी चाहिए? अनुकूल राजनीतिक परिदृश्य हो, अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां हो। दूसरा है प्राकृतिक साधनों का प्रचुरता हो, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक साधन हम उपलब्ध हो, हम उसका दोहन करें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक साधनों हमको मिलता रहे। तीसरा है यातायात के साधनों का विकास, यातायात का भी सुदृढ़ होना आवश्यक है। यातायात के साधनों का विकास औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है। जैसे रेल, औद्योगिकरण के लिए यातायात की सुविधाओं का होना आवश्यक है। और यातायात के अंतर्गत रेल, जहाज, ट्राम गाड़ियां, समुद्री जहाज के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इससे भी औद्योगिकरण के लिए एक सहायक बनाया जा सकता है। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कारों से ही औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अगला है सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता। औद्योगिकरण के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें यह चाहिए अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, उसका विकास हो, वैज्ञानिक आविष्कार हो, साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता हो। सस्ते और क्या हो? कुशल श्रम की उपलब्धता हो। कुशल कारीगरों से ही औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। सस्ते मजदूरों से काम लेकर मिल मालिक पूंजी का बचत करता है और उसी पूंजी को औद्योगिक विकास में निवेश करता है। भाई सस्ता मजदूर होगा तो पूंजीपति उस सस्ते मजदूर को लगा करके पूंजी का अर्जन करेगा। पूंजी का अर्जन उसी पूंजी के असर से नए औद्योगिक क्षेत्रों को इन्वेस्ट करेगा, तो निवेश करेगा। इस ढंग से औद्योगिकरण का संभव होना। तो औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण कौन है? पहला है अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, यातायात के साधनों का विकास, वैज्ञानिक आविष्कार, सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता, सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता। साथ ही साथ और क्या जरूरत है? और सबसे ज्यादा जरूरत भौगोलिकता की भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है। भौगोलिक खोज और उपनिवेशों की स्थापना, भौगोलिक खोज और उपनिवेशों की स्थापना, भौगोलिक खोज उपनिवेशों की स्थापना भी औद्योगिकरण का मुख्य कारण है। उपनिवेश से कच्चा माल, बाजार दोनों औद्योगिक विकास के सहायक तत्व हैं।
कच्चा माल, देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है। देश में कच्चे माल की उपलब्धता प्रचुर होना, भाई यहां से कच्चे मालों का वहां उत्पादन यहां से ले जा करके ब्रिटेन के लोग कच्चे माल बनाते थे, उसी कच्चे माल को बना करके पुनः वह अन्य मार्केटों में बेचते थे। तो कच्चे माल की प्रचुरता से भी औद्योगिकरण का आना स्वाभाविक था। तो इस अगले प्रश्न में हम लोग देखें, अगला प्रश्न हमारा है, तो इसी के साथ बच्चों आज का यह टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास को समाप्त करने के पहले बच्चों अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद।